Hello everyone, this is Rushikesh Pankar, lecturer in Electronics and Telecommunication Engineering Department, NIT Polytechnic Nagpur. In last lecture, we are discussed about the indicating and display device, and today's topic is controlling torque, spring control and gravity control. So before start our today's topic, first of all, we revise our last lecture. In last lecture, we are studying about the essential conditions of the indicating instruments. Then deflecting torque, then the functions of deflecting torque, then effects of currents and their use, again requirements of moving system and different ways of moving system. In today's session, we are discuss about the controlling torque, spring control and gravity control. Before start our today's topic, first of all, we discuss about the learning outcomes. So the learning outcomes of today's session are you will able to learn about the functions of controlling torque. Then you will able to understand the methods of providing the controlling torque. Then third is you will able to know the advantages and disadvantages of the spring control and gravity control methods. And last, you will able to understand the comparison between spring control and the gravity control. So getting started with the session, our first topic is controlling torque, that is represented by TC. The deflecting torque causes the pointer to deflect from zero position and it may attain any position on the scale. तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्या करता है, पॉइंटर का डिफ्लेक्शन होता है फ्रॉम जीरो पोजीशन टू मैक्सिमम पोजीशन, ओके, ऑन द स्केल. But it is desired that the deflection should be proportional to the quantity to be measured. बट उसमें क्या होता है कि जो डिफ्लेक्शन होता है वो डिफ्लेक्शन कहाँ तक होता है, जहाँ तक हमें कोई मेजरमेंट लेना पड़ता है वहाँ तक कि वो डिफ्लेक्शन होता है. इसीलिए डिफ्लेक्शन शुड बी प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी टू बी मेजर्ड, मतलब जो क्वांटिटी हमें मेजर होती है उसके प्रोपोर्शन में हमारा डिफ्लेक्शन होता है. So controlling torque is essential. Now the functions of controlling torque. तो कंट्रोलिंग टॉर्क के फंक्शन देखेंगे. इट प्रोड्यूसेस एन इक्वल टॉर्क इन अपोजिट डायरेक्शन टू द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क. अब जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस होता है इन मूविंग सिस्टम, तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के अपोजिट में कंट्रोलिंग टॉर्क होता है, तभी वो कंट्रोल हो पाएगा, पॉइंटर कंट्रोल हो पाएगा. सो क्या होता है कि कंट्रोलिंग टॉर्क इन अपोजिट डायरेक्शन में, डिफ्लेक्टिंग के अपोजिट डायरेक्शन में टॉर्क प्रोड्यूस करता है. It brings back to pointer to zero position when deflecting torque becomes zero. अब जैसे कोई मेजरमेंट लेना है तो पॉइंटर का जो डिफ्लेक्शन होता है वो पर्टिकुलर मेजरमेंट पे रुकता है. उसके बाद में जब हमारा मेजरमेंट हो चुका होता है और हम ऑफ करते हैं स्विच, तो वो पॉइंटर जो है वो जीरो पोजीशन में बैक टू जीरो पोजीशन जाता है. उसके लिए वो कंट्रोलिंग टॉर्क यूज होता है. द पॉइंटर शोज फाइनल स्टेडी स्टेट डिफ्लेक्शन व्हेन controlling torque equal to deflecting torque, that is TC equal to TD. तो पॉइंटर क्या शो करता है, फाइनल स्टेडी स्टेट डिफ्लेक्शन. कब प्रोड्यूस करता है वो फाइनल स्टेडी स्टेट डिफ्लेक्शन, जब कंट्रोलिंग टॉर्क ये हमेशा इक्वल होता है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क से, that is TC is equal to TD. Then torque to weight ratio, that is T by W ratio. The moving system of measuring instrument should be light in weight. जो मूविंग सिस्टम होती है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की वो हमेशा लाइट इन वेट ही होती है. इफ इट इज हेवी इट विल प्रोड्यूस मोर फ्रिक्शन टॉर्क ड्यूरिंग डिफ्लेक्शन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट एंड द परफॉर्मेंस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज हैम्पर्ड. अगर हमारी मूविंग सिस्टम हेवी होती है तो क्या होता है, हेवी अगर होगी तो फ्रिक्शन जो होता है वो ज़्यादा होगा, और ड्यू टू फ्रिक्शन ज़्यादा होगा तो क्या होगा, हमारा जो डिफ्लेक्शन होता है इंस्ट्रूमेंट का वो डिफ्लेक्शन प्रॉपरली नहीं हो पाएगा और हमारा जो परफॉर्मेंस है वो इंस्ट्रूमेंट पे हैम्पर्ड होगा. सो हमारा जो मूविंग सिस्टम होता है वो हमेशा लाइट इन वेट ही होनी चाहिए. सो इफ फ्रिक्शन टॉर्क इज लार्ज द इंस्ट्रूमेंट मे नॉट शो डिफ्लेक्शन फॉर स्मॉल मैग्नीट्यूड क्वांटिटीज, दैट इज इट्स सेंसिटिविटी इज अफेक्टेड.
तो क्या होता है, अगर हमारा फ्रिक्शन टॉर्क लार्ज रहा तो इंस्ट्रूमेंट मे नॉट शो द डिफ्लेक्शन फॉर स्मॉल मैग्नीट्यूड क्वांटिटी। जो हमें स्मॉल मैग्नीट्यूड मेज़र करना होता है वो हम प्रॉपरली मेज़र नहीं कर पाते, दैट इज इट्स सेंसिटिविटी इज अफेक्ट। So, if friction torque is negligible, the instrument can show appreciable deflection for small magnitude quantities। तो क्या होता है, हमारा फ्रिक्शन कम से कम होना चाहिए, मतलब कि निग्लिजिबल ही होना चाहिए, तभी हमारा इंस्ट्रूमेंट डिफ्लेक्शन जो है वो प्रॉपरली दिखा पाएगा, स्मॉल स्मॉल क्वांटिटीज को भी वो प्रॉपरली डिफ्लेक्शन दिखा पाएगा। तो हमारा फ्रिक्शन टॉर्क हमेशा निग्लिजिबल ही होना चाहिए। Hence, the ratio of deflecting torque and frictional torque is मेजर ऑफ रिलायबिलिटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। तो जो रेशियो बनता है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और फ्रिक्शनल टॉर्क का, वो हमारा क्या होता है, रिलायबिलिटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट शो करता है। सिंस फ्रिक्शनल टॉर्क डिपेंड्स ऑन द वेट ऑफ मूविंग सिस्टम, द रेशियो कैन बी रिटन एज डिफ्लेक्टिंग टॉर्क बाय वेट ऑफ मूविंग सिस्टम, दैट इज इक्वल टू टॉर्क बाय वेट एंड दैट इज इक्वल टू टी बाय डब्ल्यू। तो क्या होता है, हमारा फ्रिक्शनल टॉर्क किस पे डिपेंड होता है, वेट ऑफ मूविंग सिस्टम में। अगर हमारा वेट ऑन मूविंग सिस्टम अगर मोर है तो हमारा फ्रिक्शनल टॉर्क भी ज़्यादा होगा। तो हमारा फ्रिक्शनल टॉर्क कम से कम होना चाहिए, दैट इज़ वेट कम होना चाहिए, तभी हमारा टी बाई डब्ल्यू ये ज़्यादा आएगा। सो मोर इज टी बाई डब्ल्यू रेशो, बेटर इज द परफॉर्मेंस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। तो हमारा वेट अगर कम होगा, वेट ऑफ मूविंग सिस्टम अगर कम होगा, मतलब क्या होगा कि हमारा फ्रिक्शन कम होगा, और फ्रिक्शन कम होने की वजह से जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा वो ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। देयरफॉर हमारा रेशियो टी बाई डब्ल्यू ये ज़्यादा होगा, उसकी वजह से हमारा जो परफॉर्मेंस होता है इंस्ट्रूमेंट का वो बेटर होगा। नाउ मेथड्स ऑफ प्रोवाइडिंग कंट्रोलिंग टॉर्क। अभी मेथड्स देखेंगे, जो कंट्रोलिंग टॉर्क हम प्रोड्यूस करते हैं उसकी मेथड्स देखेंगे। सो फॉलोइंग आर टू मेथड्स यूज टू प्रोवाइड द कंट्रोलिंग टॉर्क। So first is spring control method and second is gravity control method. So first method is spring control. तो अभी spring control method देखेंगे। So this is the spring control arrangement. This is pointer, this is the scale and this is spring and this is support और fixed point। ये fixed point रहेगा और उसके बाद जो है वो ज्वेल स्क्रू फॉर टेंशन एडजस्टमेंट। जो टेंशन आता है इस पे, वो टेंशन एडजस्ट करने के लिए यहाँ पे ज्वेल स्क्रू दिया हुआ है। तो स्प्रिंग कंट्रोल मेथड में मेनली स्प्रिंग यूज होती है और ये पॉइंटर यहाँ पे अटैच है स्प्रिंग को। तो जब भी हम हमारा इंस्ट्रूमेंट ऑन करते हैं तो ये पॉइंटर फ्रॉम 0 पोजीशन टू मैक्सिमम पोजीशन स्केल दिखाएगा और मैक्सिमम टू मिनिमम पोजीशन स्केल दिखाएगा। सो दिस इज स्प्रिंग कंट्रोल मेथड। सो इन स्प्रिंग कंट्रोल मेथड, दिस मेथड इज कॉमनली एम्प्लॉयड इन इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स। जो हमारा इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स होता है उसमें स्प्रिंग कंट्रोल मेथड यूज होती है। A spiral wound spring made up of phosphor bronze is attached to the spindle as shown in the figure। अब जो स्प्रिंग अटैच होती है वो स्प्रिंग का कैसे मेडअप होती है, वो फॉस्फोर ब्रॉन्ज से, फॉस्फोर ब्रॉन्ज जो मटेरियल होता है उससे वो बना रहता है स्प्रिंग। वन इनर एंड ऑफ स्प्रिंग इज अटैच टू द स्पिंडल एंड आउटर एंड इज अटैच टू अ फिक्स पॉइंट और सपोर्ट ऑन द इंस्ट्रूमेंट। तो ये हो गया अरेंजमेंट ऑफ स्प्रिंग कंट्रोल मेथड। सो डिज़ायर्ड प्रॉपर्टीज ऑफ स्प्रिंग। तो डिज़ायर्ड प्रॉपर्टीज जो है वो स्प्रिंग की वो देखेंगे। सो फर्स्ट इज इट शुड बी नॉन मैग्नेटिक। तो जो स्प्रिंग होती है वो नॉन मैग्नेटिक मतलब नॉन चुंबकीय होनी चाहिए। देन सेकंड इज इट शुड विथस्टैंड मैकेनिकल वाइब्रेशंस, उसमें मैकेनिकल वाइब्रेशंस होने चाहिए। देन इट शुड हैव लो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, दैट इज इफ इट इज़ अ करंट कैरिंग मेंबर। तो उसमें लो टेम्परेचर कोएफिशिएंट होना चाहिए रेजिस्टेंस का। अगर वो करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसका जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है वो हमेशा लो होना चाहिए। इट शुड नॉट डेटेरियोरेट विथ टाइम, और वो टाइम से डेटेरियोरेट नहीं होना चाहिए। देन द फॉस्फर ब्रॉन्ज मटेरियल इज द बेस्ट सूटेड फॉर स्प्रिंग्स। अब ये स्प्रिंग के लिए जो मटेरियल यूज होता है वो फॉस्फर ब्रॉन्ज होता है और वो बेस्ट रहता है स्प्रिंग्स के लिए। द कंट्रोलिंग टॉर्क that is Tc equal to k into theta, where k is the spring constant and theta is the angular deflection of pointer in radian from 0 position।
तो कंट्रोलिंग टॉर्क रिप्रेजेंट करेंगे टी से, सो टी सी इक्वल टू के इंटू थीटा, वेयर के रिप्रेजेंट्स स्प्रिंग कांस्टेंट एंड थीटा रिप्रेजेंट्स द एंगुलर डिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंटर in radian. Then advantages of spring control. So first advantage is the spring control is easy to apply. तो spring control method is very easy to apply. जब हम यूज करते spring control easily apply कर सकते हैं. The spring material is non-magnetic so it does not affect the operating flux. अब जो spring material होता है वो non-magnetic होता है so it does not affect on the operating flux. The cost is less. spring control method की जो cost होती है वो less होती है. द मेंटेनेंस इज ईजीली अपन मेंटेन कर सकते हैं. एंड द एडजस्टमेंट ऑफ कंट्रोलिंग टॉर्क इज ईजी. जो कंट्रोलिंग टॉर्क में एडजस्टमेंट होता है वो ईजीली हम एडजस्ट कर सकते हैं. देन डिसएडवांटेजेस ऑफ स्प्रिंग कंट्रोल मेथड. अभी डिसएडवांटेज देखेंगे स्प्रिंग कंट्रोल मेथड की. फर्स्ट इज इफ द स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड बियॉन्ड इट्स लिमिट इट मे लूज इट्स इलास्टिक प्रॉपर्टीज. अब जो स्प्रिंग होती है वो अगर हमने स्ट्रेच किया बियॉन्ड इट्स लिमिट्स तो क्या होगा, इट लूजेस इट्स इलास्टिक प्रॉपर्टीज. तो स्प्रिंग में इलास्टिसिटी होती है, प्रॉपर्टी होती है इलास्टिसिटी. तो अगर स्प्रिंग को उसके लिमिट के बाहर हमने स्ट्रेच की है तो उसकी जो इलास्टिक प्रॉपर्टीज होती है वो लूज होती है. सेकंड इज इफ टेम्परेचर वेरिएशन इज ड्रास्टिक इट विल अफेक्ट कंट्रोलिंग टॉर्क. अगर टेम्परेचर वेरिएशन इज अचानक अगर वो वेरी हो गया तो इट विल अफेक्ट द कंट्रोलिंग टॉर्क. तो कंट्रोलिंग टॉर्क पे उसका इफेक्ट हो जाएगा. Then second method is gravity control method. So this is the arrangement for gravity control method. This is control weight for controlling torque. जो controlling torque होता है वो control करने के लिए हमने यहाँ पे control weight दिया है. Then this is balance weight. ये control weight और balance weight दोनों एक में को balance करते हैं. And these are the threads. This balance weight is for mechanical balance and this control weight is for controlling torque. This is the pointer and this is scale. तो क्या होगा, ये पॉइंटर जो मूव होता है ये मूव होगा डिफ्लेक्शन में. ओके, सो दिस इज ग्रेविटी कंट्रोल मेथड. सो इन ग्रेविटी कंट्रोल मेथड इट यूजेस ग्रेविटी फोर्स टू प्रोड्यूस कंट्रोलिंग टॉर्क. तो ग्रेविटी कंट्रोल मेथड में ग्रेविटी फोर्स यूज होता है. क्यों यूज होता है? टू प्रोड्यूस द कंट्रोलिंग टॉर्क. देन द कंट्रोल वेट एंड द बैलेंस वेट आर अटैच्ड टू द स्पिंडल. अब जो कंट्रोल वेट होता है और बैलेंस वेट होता है वो अटैच होता है एक में को स्पिंडल से, जो हमने फिगर में देखी है. व्हेन द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कॉजेस पॉइंटर मूवमेंट इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन देन द कंट्रोल वेट कंपोनेंट W sin थीटा एक्ट्स इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क. तो जब डिफ्लेक्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस करता है पॉइंटर की मूवमेंट को इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन तो कंट्रोल वेट कंपोनेंट जो प्रोड्यूस होता है वो कंट्रोल वेट कंपोनेंट क्या होता है, W sin थीटा. एंड दैट कंपोनेंट W sin थीटा एक्ट्स इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क. दिस कंपोनेंट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द ग्रेविटी इफेक्ट, हेंस इट इज नोन एज ग्रेविटी कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट. तो ये जो कंपोनेंट होता है W sin थीटा ये प्रोड्यूस होता है, क्यों प्रोड्यूस होता है? ड्यू टू ग्रेविटी इफेक्ट. सो दिस मेथड इज नोन एज ग्रेविटी कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट. तो ये हो गया ग्रेविटी कंट्रोल मेथड. So the balancing weight is provided for mechanical balance and for zero setting. तो balancing weight ये provide होता है mechanical balance के लिए और zero setting के लिए. The control and balancing weight are adjustable. This can be taken towards the spindle or away from the spindle. So the control and balancing weight ये adjustable होता है. Then the threads are provided for this purpose. Threads ये provide होती है. So the controlling torque is equal to W sin theta. तो controlling torque is represented by the equation W sin theta. So advantages of gravity control method. तो gravity control method के अभी advantages देखेंगे. So first advantage is no effect of temperature. Temperature का उस पर effect नहीं होता है. Then second is effective method of controlling torque. तो ये जो controlling torque produce होता है ये controlling torque produce करने की बहुत ही effective method है
that is gravity control method. Then adjustment can be done easily. तो ग्रेविटी कंट्रोल मेथड में जो एडजस्टमेंट होती है वो बहुत ही इजीली हम एडजस्टमेंट कर सकते हैं. लॉन्गर लाइफ, इसकी जो लाइफ होती है वो लॉन्गर होती है. ग्रेविटी कंट्रोल मेथड जो है वो लॉन्ग लाइफ रहती है. देन डिसएडवांटेजेस ऑफ ग्रेविटी कंट्रोल मेथड. अभी ग्रेविटी कंट्रोल मेथड के डिसएडवांटेजेस देखेंगे. सो फर्स्ट इज it has to be used in vertical position only, so suitable for vertically mounted instruments. तो ये जो ग्रेविटी कंट्रोल मेथड होती है ये वर्टिकल पोजीशन में ही यूज होती है. सो इट कैन बी यूज इन वर्टिकल माउंटेड इंस्ट्रूमेंट्स ओनली. सेकंड डिसएडवांटेज इज कंट्रोल वेट एड्स टू द वेट ऑफ द मूविंग सिस्टम. थर्ड इज कॉस्टली. दिस ग्रेविटी कंट्रोल मेथड इज वेरी कॉस्टली एंड द मेंटेनेंस इज कॉम्प्लिकेटेड. तो ग्रेविटी कंट्रोल मेथड का जो मेंटेनेंस होता है वो कॉम्प्लिकेटेड होता है. तो ये हो गए हमारे डिसएडवांटेजेस ऑफ ग्रेविटी कंट्रोल मेथड. देन कंपैरिजन बिटवीन स्प्रिंग कंट्रोल मेथड एंड ग्रेविटी कंट्रोल मेथड. सो पॉइंट ऑफ कंपैरिजन, देन स्प्रिंग कंट्रोल मेथड एंड ग्रेविटी कंट्रोल मेथड. सो फर्स्ट इज अरेंजमेंट. सो इन स्प्रिंग कंट्रोल मेथड द स्प्रिंग इज अटैच्ड टू द पॉइंटर. तो स्प्रिंग कंट्रोल मेथड में जो अरेंजमेंट होती है स्प्रिंग की वो पॉइंटर को अटैच होती है. इन ग्रेविटी कंट्रोल मेथड द कंट्रोल वेट एंड बैलेंस वेट आर अटैच टू द स्पिंडल. तो जो कंट्रोल वेट होता है और बैलेंस वेट होता है ये स्पिंडल को अटैच रहता है. देन सेकंड इज सुटेबिलिटी. सो स्प्रिंग कंट्रोल मेथड इज यूज्ड फॉर वर्टिकल हॉरिजॉन्टल माउंटेड इंस्ट्रूमेंट्स, दैट इज इन बोथ द वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल माउंटेड इंस्ट्रूमेंट्स में यूज होता है. देन ग्रेविटी कंट्रोल मेथड इट इज यूज्ड फॉर वर्टिकल माउंटेड इंस्ट्रूमेंट्स ओनली. तो ये जो ग्रेविटी कंट्रोल मेथड होती है ये सिर्फ वर्टिकली माउंटेड इंस्ट्रूमेंट्स में ही यूज होती है. देन थर्ड पॉइंट इज कंट्रोलिंग टॉर्क इक्वेशन. सो द कंट्रोलिंग टॉर्क इक्वेशन फॉर स्प्रिंग कंट्रोल मेथड इज Tc इक्वल टू K इंटू थीटा एंड द कंट्रोलिंग टॉर्क इक्वेशन फॉर ग्रेविटी कंट्रोल मेथड इज Tc इक्वल टू W इंटू साइन थीटा. देन नेक्स्ट पॉइंट इज कॉस्ट. सो द स्प्रिंग कंट्रोल मेथड इज चीपली एंड द ग्रेविटी कंट्रोल मेथड इज कॉस्टलियर. Then the maintenance of work. So the maintenance work for the spring control method is easy. On the other hand, the maintenance work for gravity control method is complicated. Then weight. So the spring control method has weight less, but the gravity control method has more. And the last is space required. The space required for the spring control method is less, whereas the space required for gravity control method is more. तो ये हो गए हमारे कंपैरिजन बिटवीन स्प्रिंग कंट्रोल मेथड एंड ग्रेविटी कंट्रोल मेथड. देन द प्रोग्राम आउटकम्स. सो द PO1 इज बेसिक नॉलेज. तो आज के सेशन के टॉपिक्स जो है वो टॉपिक से हमें बेसिक नॉलेज मिलता है. सो PO1 इज मैप. देन PO2 इज द डिसिप्लिन नॉलेज. तो आज के सेशन में जो भी हमने देखे वो टॉपिक्स जो भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसके लिए यूज़ होते हैं. सो उसका डिसिप्लिन हमें पता होना चाहिए, उसका डिसिप्लिन हमें मेंटेन करना है. सो PO2 इज आल्सो मैप. देन PO3 दैट इज एक्सपेरिमेंट एंड प्रैक्टिस. तो आज के सेशन में जो टॉपिक्स देखे हैं वो टॉपिक्स का यूज़ हमें एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे तब उसमें यूज़ में आता है. सो PO3 इज आल्सो मैप. देन PO4 इज इंजीनियरिंग टूल्स. तो जो हमारे इंजीनियरिंग टूल्स होते हैं उसमें आज के सेशन के टॉपिक्स इंक्लूड रहते हैं. सो PO4 इज आल्सो मैप. देन PO5 इज द इंजीनियर एंड सोसाइटी. तो आज के सेशन में जो टॉपिक्स देखे हैं वो टॉपिक्स हमें हर इंजीनियर को यूज़ में आते हैं. सो PO5 इज आल्सो मैप. देन PO8 इज इंडिविजुअल एंड टीम वर्क. तो जो भी आज के सेशन के टॉपिक्स है वो टॉपिक्स जो पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड होते हैं वो पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट्स हम प्रोजेक्ट में यूज़ करते हैं. इंडिविजुअली और टीम में काम अगर करना है तो वो हम कर सकते हैं. सो PO8 इज आल्सो मैप. देन PO10 दैट इज लास्ट PO लाइफ लॉन्ग लर्निंग. तो आज के सेशन के जो टॉपिक्स होते हैं वो हमें लाइफ लॉन्ग लर्निंग में यूज आते हैं. सो PO10 इज आल्सो मैप. सो माय डियर स्टूडेंट्स, वी विल समराइज अवर लेक्चर. टुडे वी हैव लर्न अबाउट what are the functions of the controlling torque, then what are the different methods of providing controlling torque, then the advantages and disadvantages of spring control and gravity control methods, and the comparison between spring control and gravity control methods. So my dear students, hopefully
you enjoy the today's session. Thank you. In the next class, we are going to learn about the damping torque in the indicating instruments.